हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा कल हमने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। अब हम कुछ आगे पढ़ते हैं, ठीक है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में डेल्टन ने जो जो इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे अवेलेबल थी वो उन्होंने कलेक्ट करी और थ्योरी बनाकर रिप्रेजेंट कर दी। अब उसमें कुछ पॉइंट थे जो प्रूव नहीं हो पाए थे, तो इन्हीं को हमने बोला है ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स मतलब कमियां। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या कमियां रह गई थी, अब हम उसकी डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारा आज का ये पहला टॉपिक होगा ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला था एटम इज अनडिविजिबल पार्टिकल, राइट, इज अ वेरी टाइनी पार्टिकल एंड अनडिविजिबल। बट यही वो रॉन्ग हो गए। पहला ही पॉइंट उनका गलत था कि एटम इंडिविजिबल नहीं होता, वो उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लिखते हैं E नेगेटिव, प्रोटॉन जिसको हम लिखते हैं P पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन जिसको हम लिखते हैं स्मॉल n पावर में 0, यानी कि न्यूट्रल। क्या जो पार्टिकल न्यूट्रल होता है। सो एटम कैन डिवाइडेड इनटू दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स में वो डिवाइड हो सकता है। देन उन्होंने सेकेंड पॉइंट बोला था एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव अ सेम मास, यानी कि सेम एलिमेंट्स का सेम ही मास होगा। नहीं, यहाँ पे भी वो रॉन्ग हो गए। अगर हम देखें कार्बन का एक मास होता है 12, सेम कार्बन एटम का 13 भी होता है, यानी एक ही कार्बन एटम का 14 भी होता है। यानी कि एक ही एलिमेंट कार्बन में हमें तीन वेरिएंट दिख गए मास के, यानी कि स्लाइट चेंज और इन देयर मासेस कैन आल्सो सीन इन सेम एलिमेंट। तो यहाँ पे वो रॉन्ग हो गए। सेम एग्जांपल, हाइड्रोजन का हमने मास होगा 1 भी, हाइड्रोजन का मास 2 भी हो सकता है, हाइड्रोजन का मास 3 भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। सो ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास डिफर करता है, सेम एलिमेंट्स का ही मास डिफर करता है, उनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है, इनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। देन थर्ड, डेल्टन ने बात की थी कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास होंगे, लेकिन यहां भी वो गलत हो गए। कैल्शियम एक एलिमेंट है जिसका मास होता है 40, और वहीं हमारे आर्गन आर्गन का मास होता है 40। एलिमेंट डिफरेंट है, मास डिफरेंट होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर मास भी कैसे हो गए, सेम हो गए। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोबार। तो डेल्टन यहां भी गलत हो गए। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। कुछ कमियां थी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में। ना बेटा हम एटम को एक एज अ टॉपिक पढ़ते हैं। एटम होता क्या है? एटम इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ मैटर, है ना। मैटर की एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि मैटर एटम से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी 5th चैप्टर में पढ़ा है। 5th चैप्टर इज यस सेल चैप्टर, जिसमें हमें बताया कि सेल से ही पूरी ह्यूमन बॉडी बनी है ना। सेल से क्या बना? पहले टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से कंप्लीट ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिज्म बन गया ना। तो ऐसी बहुत सारे एटम कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि एटम क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट है एटम की। और इसको डिफाइन करें तो हम इजीएस्ट डेफिनेशन में हमारे जो एटम होगा वो क्या होगा? एटम इज अ स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल विच पजेस अ प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट की एक सबसे छोटा पार्टिकल जो सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है अपने छोटे पार्टिकल में, उसको हमने बोला है एटम। क्लियर? अब बेटा एटम के साइज को मेजर करने के लिए, यानी कि एटम को हमने साइज से पहले हम उसके शेप पढ़ते हैं, ठीक है। एटम का शेप कैसा होगा?
किसी भी, क्या हम उसको देख सकते हैं? हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। तो हाईली पावर माइक्रोस्कोप में रखा गया एटम को, तो हमने उससे देखा, बहुत हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप था तभी दिखा वो। तो एटम को देखा तो वो स्पेरिकल दिखा हमें। तो एटम कैसा होता है? स्पेरिकल। स्पेरिकल होता है मैडम। तो बेटा एटम के साइज के बारे में बात करें तो एटम स्पेरिकल है, ऑब्वियसली स्पेरिकल है। अगर हम किसी भी स्पेरिकल शेप की अगर साइज की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? यस, रेडियस। कि मैं अगर मुझे किसी बॉल का साइज निकालना है तो रेडियस, जिम बॉल का साइज निकालना है तो क्या होगा? उसका भी रेडियस निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें उसका वॉल्यूम मिलेगा, है ना, स्फीयर का। सो ऐसी अगर हम एटम का साइज जानेंगे तो हमें रेडियस से फाइंड करते हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। अब रेडियस को मेजर किया जाए, किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हमने अभी तक सीखा है कि हम किलोमीटर का यूज करते हैं या तो मीटर का यूज करते हैं, है ना। तो सेम एटम को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं नैनोमीटर्स, यानी कि 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर एंड नैनोमीटर 1 नैनोमीटर बेटा इक्वल होता है हमारे 10 टू द पावर -9 मीटर के, या फिर मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9 मीटर। अब मैम समझ में नहीं आया नैनोमीटर होता क्या है? स्केल से तो समझाओ। यस, देखो अगर हमारे पास ये स्केल है, ठीक है, अब ये पूरा 1 मीटर का स्केल है। अब मैंने इसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। अब इस जो डिवाइड किया है ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो तो इसकी एक जो वैल्यू होगी ना वो 10 टू द पावर 9 होगी, यानी कि 1 मीटर में जो एक पार्ट होगा वो 10 टू द पावर 9 मीटर 9 10 टू द पावर 9 होगा। तो इसका मतलब इसी को बोला गया है 1 नैनोमीटर। I think it's all clear that 1 nanometer is equals to 10 to the power -9 मीटर। यानी कि ये छोटा सा पार्ट 1 मीटर में जो एक छोटा सा पार्ट है ना, पार्टीशन जो हमने किया डिवाइड करके, वो 1 नैनोमीटर के इक्वल होगा, जिसमें वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 9 मीटर, 10 टू द पावर -9 मीटर है। सो बेटा जैसे जैसे आगे स्टडी बढ़ती रही तो वैसे बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होते रहे, बहुत सारे एलिमेंट बढ़ गए। अब बहुत सारे एलिमेंट बढ़ गए तो फिर उनका भाई कोई नाम भी रखो। ऐसा तो नहीं होगा हाँ ये सब्सटेंस इस सब्सटेंस से रिएक्ट करा और ये मिल गया, ऐसा तो नहीं चलेगा ना काम। तो इसलिए हमें हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट डिफरेंट नेम भी रखना पड़ेगा, यानी कि जो जो साइंटिस्ट उसको डिस्कवर कर रहा था उस टाइम पे वो साइंटिस्ट ने उसे अपना अपना नाम दे दिया, है ना। हाइड्रोजन किसी ने डिस्कवर किया तो फिर उनके मन में जो आया तो उन्होंने उसका नाम हाइड्रोजन रख दिया। ऑक्सीजन एक साइंटिस्ट होंगे तो उन्होंने उसका नाम ऑक्सीजन रख दिया, है ना। अब इसका सिंबल इनको लिखा भी कैसे जाए? अब डेल्टन ने सोचा कि इतने बड़े बड़े नाम एलिमेंट्स के साइंटिस्टों ने सोच सोच के इतने लंबे लंबे नाम रख दिए। अब इनको कैसे लिखूं भाई? मैं पढ़ने बैठा हूं कि हाँ हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और तब मेरे पास वाटर बन गया। मैंने कहा अगर ऐसे सारी रिएक्शन लिखने लगे हम तो कितना टाइम लगेगा हमें सारे एलिमेंट्स को पढ़ने में, है ना। तो इट्स नॉट अ राइट वे। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया एक आइडिया, डेल्टन ने सजेस्ट किया, फर्स्ट डेल्टन ही थे, डेल्टन ने ही सजेस्ट किया हमें आइडिया कि हमें ना इनका सिंबल्स रख देना चाहिए। तो हाइड्रोजन को हमने बोला कि अगर हाइड्रोजन है उसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं इससे। ऑक्सीजन है तो उसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं खाली इस सर्कल से। अगर कार्बन हमारे पास कोई एलिमेंट है तो हम उसको सिंबलाइज करते हैं इस कंप्लीट फील्ड ब्लॉक से। तो ऐसे उन्होंने सिंबल रख दिए। अब अच्छा आइडिया था, बहुत ब्रिलियंट आइडिया था कि हमें यूज करना चाहिए।
बट क्या ये आइडिया करेक्ट है? लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट ना, इट वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट है। अगर मैं सिंबल ही बनाती रह जाऊंगी, अरे मेरा पेपर है, नहीं रुक जाओ, मैं पहले ऑक्सीजन बना लेती हूँ, मैं नहीं पहले मैं मरकरी बना लेती हूँ, मेरे को ड्रॉइंग में टाइम निकल जाएगा, है ना। तो इट्स वेरी इनकन्वीनियंट एंड डिफिकल्ट टू ड्रॉ। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बट साइंटिस्टों ने इसको यूज नहीं किया। सो जे ब्राजीलियन आए और जे ब्राजीलियन ने बोला कि जो भी साइंटिस्ट अपने डिस्कवरी कर रहे हैं एलिमेंट्स की और उनको अपना अपना नेम दे रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, उसी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर ही उसका सिंबल रख देते हैं। वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया था, है ना। किसी भी एलिमेंट्स का नेम भी याद हो जाएगा, साथ साथ उसका सिंबल्स भी याद रहेगा। सो उन्होंने ये सजेस्ट किया। लाइक एग्जाम्पल, अगर कोई साइंटिस्ट नेम है अर्श, तो उसने नेम रख दिया अर्शियम, है ना। तो इसका पहला ही लेटर क्या हो गया, उसका सिंबल हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जे ब्राजीलियन ने अपना फर्स्ट आइडिया दिया और उन्हें उसमें रूल्स भी रख दिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ही होगा, लाइक एग्जांपल हाइड्रोजन तो हीलियम भी है, क्या एच से रखेंगे, नहीं ना। तो उन्होंने कुछ रूल्स भी बना दिए। क्या रूल्स बनाया? पहला रूल देखिए, अगर फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। और सेकेंड लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा। कैसा होगा? स्मॉल होगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, तो हाइड्रोजन का उन्होंने लेटर दे दिया एच। ऐसे हीलियम में क्या किया उन्होंने, हीलियम में उन्होंने सिंबल दे दिया एच कैपिटल और ई। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि आप स्मॉल एच बना दीजिए, बनाएंगे और ई भी स्मॉल रख देंगे, या फिर कोई स्मॉल एच बनाएंगे और कैपिटल ई रख देंगे, या फिर एच कैपिटल रख देते हैं और कैपिटल ई रख देते हैं। तो ये तीनों फॉर्म गलत हो जाएंगी। सिंबल हमेशा कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकेंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। देन सेकेंड रूल उन्होंने क्या बताया? सेकेंड रूल है कि फर्स्ट जरूरी नहीं है कि उसके एडजेसेंट लेटर ही यूज करेंगे, कोई अदर लेटर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट लेटर प्लस एनी अदर लेटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए जिंक। जिंक क्या है? पहला सिंबल उन्होंने जेड लिया और देन सेकंड सिंबल जेड, यानी कि जिंक का सिंबल उन्होंने दिया Zn। और हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन, तो पहला सिंबल उन्होंने सी लिया और उसका थर्ड लेटर ले लिया L। थर्ड देखे, थर्ड उन्होंने बोला इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो इंग्लिश वर्ड में एज अ एलिमेंट को हमने रखा हुआ है, इंग्लिश वर्ड में यूज कर रहे हैं, तो वही उसका सिंबल होगा। उन्होंने ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है ये। तो जो जहां पर जो एलिमेंट जिस जगह डिस्कवर हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट ग्रीक में डिस्कवर हो रहा है, कोई एलिमेंट लैटिन एरिया में डिस्कवर हो रहा है जहाँ लैटिन बोली जाती है, तो उन्होंने उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो सिंबल का फर्स्ट लेटर उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम SO से स्टार्ट होता है ना। एलिमेंट का जो लैटिन में मीनिंग था वो था हमारा नेट्रियम, दैट इज नेट्रियम। सो इसीलिए इसका सिंबल हमने क्या रखा, Na रखा। ऐसी पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K होता है ना। अब लैटिन में इसका वर्ड क्या होता है, कैलियम, यानी कि इसका जो नेम सिंबल लिया गया है वो उसके वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, दैट इज कैलियम। सो अब जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे हम इसी पैटर्न के थ्रू हम उनके सिंबल्स को डिस्कवर कर पाएंगे। नाउ बेटा हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक मासेस को। रिलेटिव एटॉमिक मास, चलिए इसको एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। आप मम्मी ने बोला आज आपको कि आप बाहर जाओ और एप्पल्स लेकर आओ, तो आप गए, आपने क्या भैया एप्पल्स दे दीजिए, तो भैया ने क्या करा, वेट रख दिया। अब कैसे मेजर करा उन्हें, माने तराजू है और भैया ने क्या करा, इसके एक पार्ट में क्या रख दिया, एप्पल्स रख दिए बहुत सारे। डोंट जज माई आर्ट, 5 एप्पल है, मैं और नहीं बना रही, तो 5 एप्पल्स हैं और उन्होंने एक बार रख दिया, दैट इज 1 kg बार। भैया ने 1 kg बार से अकॉर्डिंग 5 एप्पल्स को मेजर कर आपको दे दिया।
भैया ने क्या करा, भैया ने एक वेट लिया जिसका मास था 1 kg, यानी कि इसके रेफरेंस में जो भी जितने भी मास आएगा उन एप्पल्स का, उतने एप्पल्स आपको वो दे देंगे। यानी कि उन्होंने क्या टेक्निक यूज करी, रिलेटिव मास फाइंड करके उन्होंने आपको मेजर कर दिए 5 एप्पल्स, है ना। इसको बोलते हैं, जब हम किसी के रेफरेंस में किसी का मास फाइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मास, ठीक है। अब एटम्स को कैसे मेजर किया जाए, उसमें तो कुछ होना चाहिए ना जिसके रेफरेंस में हम उसको मेजर करें मास को। सो इधर हमने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट को हमने माना कि हम इसी एलिमेंट की हेल्प से सारे एलिमेंट्स के मासेस को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, दोबारा देखते हैं। स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट उन्होंने माना कार्बन 12 को, यानी कि कार्बन 12 जिसका मास 12 है, उसके रेफरेंस में जो भी एलिमेंट आएगा हम इसी के रेफरेंस में मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, चलो इसको भी एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। मान लो मेरे पास एक तरबूज है ना, मान लो मेरे पास तरबूज है। अब मुझे इस तरबूज के हेल्प से एप्पल्स को मेजर करना है। उस टाइम पे तो वो कंप्लीट फिक्स्ड बार नहीं थे ना, तो क्या करते थे, तो इस तरबूज को हमें मेजर करना है एप्पल्स को। मान लो एक और तो हमारे पास तराजू है, इस तराजू में यहाँ हमने एप्पल्स रख दिए और यहाँ हमने मास रख दिया। अब इसके एप्पल्स, एक एप्पल के आप गए मार्केट, अब भैया मुझे सिर्फ एक ही एप्पल चाहिए, मुझे 5 एप्पल नहीं चाहिए, अब मुझे एक ही एप्पल चाहिए, मुझे एक ही मेजर करके दो। तो वो कैसे मेजर करेंगे, उनके पास तो कोई है ही नहीं रेफरेंस। तो वो क्या करेंगे, उस जो बार था उसके टुकड़े कर देंगे। चलो बार हटाओ, उसको मान लो हमें मेजर करना है एक एप्पल को, इस एक एप्पल को इस हेल्प ऑफ वाटरमेलन की हेल्प से हमें मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस वाटरमेलन के पहले मैंने आधा वाटरमेलन काटा और एक आधा वाटरमेलन रख दिया, मेजरमेंट में कुछ नहीं हुआ। देन फिर मैंने इसके एक और आधा कर दिया, यानी कि आधे का भी आधा कर दिया। मान लो ये 60 kg का था और अब ये कितने का हो गया, 15 15 15 और 15 30 तो आधा हो गया और उसका भी आधा, यानी कि मैंने आधे का भी आधा रखा। क्या मेजर हुआ, नहीं हुआ। अब क्या करा उन्होंने, इसी का हम अगर हम 12 पीसीस कर देते हैं, 12 पीसीस कर दिए हमने इसके। अब 12 पीसीस में इसका एक पीस उठा लिया। अब एक पीस उठा लिया, अब ये तरबूज का एक पीस है, लग रहा है तरबूज का एक पीस उठाकर हमने रख दिया। अब ये मेजर हो गया, बैलेंस हो गया, पहले नीचे जा रहा था अब बैलेंस हो गया, यानी कि एक पीस ऑफ तरबूज हमारे 1 एप्पल के इक्वल है, हमें ये वेट मिल गया। अब एक पीस ऑफ तरबूज का वेट क्या हुआ, हमें गिवन कितना था, केजी, 60 kg। अगर पूरे तरबूज 12 पीसीस का वेट 60 kg है, यानी कि होल पूरा तरबूज 12 पीसीस का है ना, तो 12 पीसीस का वेट इतना है, तो एक पीस का वेट कितना होगा बताइए, यस 5 kg होगा, यानी कि एक पीस का वेट 5 kg, यानी कि इस एप्पल का वेट कितना हो गया, 5 kg आ गया, नहीं आ गया। With the help of this reference fruit, we find the weight of this fruit. So इसी को बोलते हैं बेटा रिलेटिव मास। एटम के केसेस में हमने क्या करा, एटम के केसेस में हमने जो रेफरेंस एलिमेंट माना है वो माना है हमने कार्बन एटम को। अब कार्बन एटम को हमने, मान लो एक पिज्जा स्लाइस है, कार्बन एटम को हमने डिवाइड कर दिया पूरे 12 पार्ट में, ठीक है, 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पूरे 12 पार्ट कितने के इक्वल है, 12 यू के, 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट के, इसको बोलेंगे हम एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि पूरे 12 पीसीज एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल। तो 1 AMU क्या आएगा,
1 AMU कितना हो जाएगा 1/12 ऑफ कार्बन एटम, इस कार्बन एटम के मास का 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम है ना। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम 1 AMU के इक्वल होगा, है ना। विद दिस कॉन्सेप्ट वी नो दैट। सो हमने एक एटम को, एक AMU को 1/12 ऑफ कार्बन एटम बोला, इसी को हमने बोला है रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि 1 AMU is equals to 1/12 mass of carbon atom, that is known as relative atomic mass of an element। अगर हमने 1 हाइड्रोजन को मेजर करा कि कितने कार्बन के पार्ट, कितने कार्बन के पीसीज में हाइड्रोजन मेजर होगा, तो हमने अगेन तराजू बना लिया अपना, वही यस तराजू बना लिया हमने। तराजू में यहाँ हाइड्रोजन रख दिया और यहाँ हमने 1 पीस रखा, ये वाला 1 पीस, यानी कि 1 पीस रख दिया हमने, 1 पीस ऑफ कार्बन रख दिया, तो क्या होगा 1 पीस ऑफ कार्बन हमारे ये हाइड्रोजन के इक्वल आ गया। इसका मतलब हाइड्रोजन का मास 1 पीस ऑफ कार्बन होगा, यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम होगा, राइट। ऐसी हीलियम को रखा हमने, हीलियम किसके इक्वल होगा, हीलियम को हमने देखा नहीं, हीलियम तो 4 पीसीज में जा रहा है, यानी कि यहां पर 4 पीसीज बना दिए, यानी कि हीलियम का मास कितना आया, यस 4/12 ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम का वो चौथाई हिस्सा हीलियम के इक्वल होगा। ऐसे ही इसी पैटर्न से हमने सारे एटॉमिक, रिलेटिव एटॉमिक मास हमने सभी एलिमेंट्स के फाइंड कर लिए बाय दिस टेक्निक। आई होप इट इज क्लियर। हमने इस एक पार्ट को किसके इक्वल माना, 1 AMU के इक्वल माना। क्लियर बेटा।